हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। क्या देखेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? प्रकाश के बारे में देखेंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, ना कि हम प्रकाश को देखते हैं। प्रकाश को हम नहीं देखते हैं, बल्कि प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। मान लो कोई वस्तु ए है और यहाँ पर कोई प्रकाश है। इस पर अगर इसका प्रकाश पड़ेगा, यानी कि कोई लाइट है, टॉर्च वगैरह है, इस पर इसका प्रकाश पड़ेगा, तो जो व्यक्ति टॉर्च मारेगा, यहाँ से टकराकर प्रकाश उसकी आंखों में पड़ेगा, ये वस्तु फिर हमें दिखाई देती है। तो सिंपल डेफिनेशन है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि किसी वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों में पड़ता है, तब जाके वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है। आगे आपका जो है प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश के गुण इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, प्रकाश के 2 गुण बताइए, प्रकाश के 3 गुण बताइए। तो पहला क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो जब भी प्रकाश आप देखोगे, प्रकाश हमेशा कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जो इस प्रकार से चलती है सीधी रेखा में। कैसे चलती है? सीधी रेखा में। और दूसरा जो है इंपॉर्टेंट ये चीज है, प्रकाश एक विद्युत तरंग है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विद्युत तरंग है। विद्युत का मतलब होता है लाइट और तरंग का मतलब होता है चुंबकीय। कहने का मतलब जो प्रकाश होता है उसमें लाइट का भी गुण पाया जाता है और चुंबक का भी गुण पाया जाता है। तो जिसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संचरण का मतलब होता है यात्रा, माध्यम का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। तो जो प्रकाश का है ना, इसका कोई माध्यम मतलब आधारित है, किस पर चलेगा, ना इसका कोई यात्रा, मतलब यात्रा करने के लिए इसमें कोई रास्ता वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जल रहेगा तभी प्रकाश जाएगा, या जो है वायु रहेगा तभी प्रकाश जाएगा, ऐसा कोई नहीं। किसी भी माध्यम में प्रकाश चल सकता है। ठीक है। अगला जो आपका है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाता है। अपारदर्शी वस्तु का मतलब हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, ए बोतल एक प्रकार का अपारदर्शी, कहने का मतलब पारदर्शी है, लेकिन एक प्रकार से आप समझिए कोई भी वस्तु हो, पारदर्शी हो, अपारदर्शी हो, उसमें से प्रकाश आर पार ना जा सके, तो उस वस्तु की क्या करता है? प्रकाश छाया बनाता है। उसके पीछे क्या करता है? छाया बनाता है। जैसे कि लाइट वगैरह में जब हम जाते हैं या धूप वगैरह में जब हम जाते हैं तो हमारी परछाई बनती है। उसका मेन कारण क्या होता है कि प्रकाश हमारे से अंदर से हमारे नहीं गुजर सकता है, यानी कि हम एक प्रकार से क्या है? अपारदर्शी हैं। तो उसकी छाया हमें क्या करती है? दिखाई पड़ती है। इसके बाद क्या है? प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल जो क्या होती है? निर्वात में सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की। एक बात ध्यान रखना, प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी? जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी? जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी। तो प्रकाश में पानी के अंदर, यानी कहने का मतलब कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जो सूर्य का प्रकाश है वो पानी के अंदर कितने दूर तक जा सकता है? तो पानी के अंदर 200 किलोमीटर तक अंदर जा सकता है प्रकाश। तो यहाँ पर कुछ नोट है, इसको अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा। प्रकाश की जो चाल है जल में कितनी होती है? तो 2.25, यानी कितना है? 2.25 × 10 मीटर पर सेकंड की होती है। कितना होता है? 2.25 × 10 मीटर पर सेकंड की चाल होती है। और प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है? तो 2.0 × 10 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पर इसको याद कर लेना। ये आगे चल के जो न्यूमेरिकल लगेगा, अपवर्तनांक का भी इसके बाद जो पढ़ाएंगे उससे जो न्यूमेरिकल लगेगा, इसका काम बहुत लगता है कि कहीं पर पूछ लेगा कि प्रकाश में प्रकाश की चाल जल में कितनी है, तो ये आपको याद रखना होगा। पूछ लेगा प्रकाश की चाल कांच में कितनी है, तो आपको ये याद रखना होगा। तो जो इस टॉपिक का, यानी कि इस चैप्टर का जो सबसे मेन टॉपिक है वो आपका है प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। इस चैप्टर का जो सबसे मेन टॉपिक है वो आपका है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। इन दोनों टॉपिक को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हर बार एग्जाम में 2 टॉपिक में से एक टॉपिक 100% पूछता है, चाहे इसके गुण पूछता है, चाहे इसके नियम पूछता है, चित्र सहित दे देता है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए, चित्र सहित कीजिए। तो इसमें से आपको ध्यान से देखना है प्रकाश का प्रवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश टकराकर क्या हो? वापस चला है, यानी कि प्रकाश का अधिकांश भाग किसी भी तल से टकराकर वापस चला है, वही होता है प्रकाश का प्रवर्तन। तो इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है टकराने का वो है कांच। क्या है? कांच। तो पहले हम देखेंगे टकराकर वापस लौट आना ही क्या कहलाता है? प्रवर्तन। क्या कहलाता है? प्रवर्तन। और दूसरा क्या है? कोई भी वस्तु प्रवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसमें प्रकाश का प्रवर्तन नहीं हो रहा है तो वो वस्तु हमें आंखों से नहीं दिखाई देगी। जैसे कि ब्लैक होल। ब्लैक होल में प्रकाश का प्रवर्तन नहीं होता है, तो ब्लैक होल के अंदर हम नहीं देख सकते किसी भी चीज को। तो अगला जो टॉपिक है, अभी मैंने बताया ब्लैक होल में प्रवर्तन नहीं होता है, तो जिस भी वस्तु में प्रवर्तन नहीं होगा उसमें
वो वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। तो परिभाषा के तौर पर आप बना सकते हो, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने और पॉलिशदार तल से लौटना की क्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। तो सिंपल डिफिनेशन है, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो पड़ने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस पूरी घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश के प्रवर्तन का जो सबसे अच्छा उदाहरण है कांच। क्या है? कांच। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो होता है कांच। ये कांच बनता किससे है? कांच जो आगे का फेस होता है वो बनता है, इसमें मिक्स रहता है ग्लूकोज। क्या मिक्स रहता है? ग्लूकोज। और पीछे जो कलई किया जाता है उसमें मिक्स रहता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या मिक्स रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड। जो पीछे देख सकते हैं, इधर से नहीं देख सकते, जो कलई किया गया है इस तरफ क्या लगा है? सिल्वर ब्रोमाइड। और ये जो पूरा कांच मिक्स करके बनाया गया है वो ग्लूकोज का बनाया गया है। किसका बनाया गया है? ग्लूकोज का बनाया गया है। तो अगले टॉपिक में हम देखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन का नियम, चित्र सहित उसको समझेंगे, फिर अपवर्तनांक देखेंगे, फिर अपवर्तन के नियम देखेंगे। आगे हम देखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन का नियम, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको हम बेहतरीन तरीके से ढंग से देखेंगे। तो प्रकाश का प्रवर्तन, प्रवर्तन का पहले इसके पीछे मैंने बताया है कि प्रवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का अधिकांश भाग किसी भी तल से टकराने के बाद लौट जाना। वही क्रिया क्या कहलाती है? प्रवर्तन कहलाता है। तो पहला टॉपिक हम देखेंगे, जो प्रवर्तन का चित्र है उसको पहले हम देख लेते हैं। ये मान लेते हैं कोई समतल दर्पण रखा हुआ है, जो पीछे क्या किया गया है? कलई किया गया है, और ऊपर से क्या है? उसका पॉलिश किया गया है। तो कोई भी किरण आती है, आने के बाद टकराने के बाद क्या होता है? वापस चली जाती है। तो ये जो आप चित्र देख सकते हैं प्रवर्तन का चित्र है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो कोण को हमेशा अभिलंब से मापा जाता है, जो आपका कोण है वो हमेशा कहां से मापा जाता है? अभिलंब से मापा जाता है। तो इसका जो पहला नियम है आप देखेंगे, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। जो इस तरफ से आपतन कोण आया है और इस तरफ जो प्रवर्तन कोण गया है, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इनको क्या होता है, अगर हम आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो प्रवर्तन कोण का मान ऑटोमेटिक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो किसी भी चीज का कोण अगर हम एक किरण का कोण बढ़ाएंगे, दूसरे किरण के कोण का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। तो दूसरा जो आपका है, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। उस बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु। क्या नाम है? आपतन बिंदु। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया? प्रवर्तित आपतित किरण, और ये क्या हो गया? प्रवर्तित किरण। और इधर से जो यहाँ पर एक बिंदु पड़ा है अभिलंब का, तो तीनों एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं, जिसका क्या नाम है? आपतन बिंदु। क्या नाम है? आपतन बिंदु। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। तो प्रकाश के प्रवर्तन का जो फर्स्ट नियम होता है, आपतित किरण और प्रवर्तित कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दूसरा नियम क्या हो सकता है? आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। यहां तक कि आप लोगों को क्लियर है? कोई दिक्कत तो है नहीं सकती। ये समतल आपका दर्पण है, इस पर ऊपर से क्या किया गया? इस पर पॉलिश किया गया। इस पर कोई भी किरण आ रही है, आपतित किरण। देखो, आपतित किरण याद करने का जो तरीका है आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। ये आधार से आ रही है आपतित किरण, तो सामने आप क्या दिख रहा है? तो इसका हो गया आने वाली किरण। क्या हो गई? आने वाली किरण। और इधर जो आपका क्या रहा है? एक प्रवर्तित किरण हो जाएगी। कौन सी किरण हो जाएगी? प्रवर्तित किरण। बीच में एक लंब डाला जाता है जिसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं आपका रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो तीनों क्या हो गए? ये चित्र आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो समतल दर्पण की कुछ चीजें हम देख लेते हैं। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो भी क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो दोनों ही क्या होते हैं? अनंत होते हैं। क्या होते हैं? अनंत होते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है और कैसे बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो पहला आपका हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी एवं सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी एवं सीधा। जैसे कि हम लोग कोई भी जब हम अपना चित्र देखते हैं शीशे में, तो एक प्रकार को समतल दर्पण होता है, और जो हमारा चित्र बनता है वो क्या बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो ये आभासी एवं क्या बनता है? सीधा। और दूसरा जो आपका टॉपिक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है? बराबर होता है। ऐसा नहीं कि हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो हमारी हाइट क्या है, जैसे मान लेते 5 फीट है, तो कांच में जो है 10 फीट तो बनेगी नहीं। क्या होगी? हमारे आकार की क्या बनेगी? उस दर्पण में वो प्रतिबिंब बनेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर चित्र में देखते हैं, समझते हैं। ये आपका बीच में क्या हो गया? कोई समतल दर्पण हो गया। ए और बी क्या हो गई? कोई वस्तु हो गई। और इसका
इसका प्रतिबिंब क्या है, बढ़ रहा है इसके बराबर। तो जो ये वस्तु है आपकी क्या हो गई, वस्तु है, और इसका जो प्रतिबिंब बढ़ रहा है ये हमेशा दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। तो तीसरा आपका जो टॉपिक है, ये टॉपिक तो आपको समझ में आ गया है। बीच में क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया, और इधर क्या हो गया, ए वस्तु हो गई, और ये क्या हो गई, प्रतिबिंब हो गई। तो ए वस्तु ए बी, और इसका छाया बन रहा है ए और बी डैश हो गया। तो इसका आकार और इसका आकार हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो तीसरा जो टॉपिक है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। तो बीच में जो दर्पण रखा गया है, इस वस्तु को अगर हम 5 सेंटीमीटर पर रखे हैं तो पीछे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितनी दूरी पर बनेगा, 5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कितने सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और जो चौथा आपका है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। आपका क्या होगा, वस्तु की चाल, वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल क्या होती है, दोगुनी होती है। अब इसको तो आप लोग थोड़ा दिक्कत आपको आता होगा समझने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम समझा रहे हैं। देखिए, जब भी आप कांच के सामने हल्का फुल्का या हल्के हल्के आप पैर को या रनिंग के हिसाब से आप करोगे, तो आपके देखोगे कि आपका जो नॉर्मल शरीर गति कर रहा है उससे कई ज्यादा, यानी कहने का मतलब कि थोड़ा और ज्यादा स्पीड में उस कांच के अंदर जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उसकी स्पीड होगी। तो यही कारण यहाँ पर दिखा गया है कि वस्तु की जो चाल होती है वो प्रतिबिंब की चाल से क्या होती है, दोगुनी हो जाती है। प्रतिबिंब कांच में क्या होता है, उसका चाल क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। तो ये चीज आपका चौथा देखेंगे। पूरा शरीर देखने के लिए, कहने का मतलब कि यदि हमें अपना पूरा शरीर देखना है तो कांच की जो लंबाई है, कहने का मतलब जो समतल दर्पण की लंबाई है उसकी कितनी होनी चाहिए, हमारे शरीर से आधी, यानी कहने का मतलब 1/2 लंबाई के दर्पण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। आई बात समझ में, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। ये भी आपको हम चित्र में बता दिए। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर क्या होती है, वो वस्तु रखी गई है। और चौथा आपका क्या है, प्रतिबिंब हमेशा पार्श्व परिवर्तित होता है। क्या होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। जैसे कहने का मतलब कि जैसे हम सामने किसी समतल दर्पण के खड़े हुए तो हमारा जो राइट वाला हैंड है वो इस तरफ दिखाई देगा, लेकिन दर्पण में क्या होगा, राइट वाला हैंड किस तरफ दिखाई देगा, इस तरफ दिखाई देगा। तो यही आपका है पार्श्व परिवर्तित। क्या होता है, पार्श्व परिवर्तित, यानी कहने का मतलब जो हमारा अंग है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। राइट, अगर हम इस साइड खड़े हैं तो राइट हैंड हमारा इस साइड है, अगर दर्पण में देखेंगे तो राइट हैंड हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो पांचवा आपका क्या है, वस्तु की चाल प्रतिबिंब की चाल की क्या होती है, दोगुनी होती है। क्या होती है, दोगुनी होती है। पूरा शरीर देखने के लिए, यानी कहने का मतलब कि जो पूरा शरीर हमारा है, शरीर को देखने के लिए शरीर के 1/2, यानी कहने का मतलब शरीर के आधे लंबाई के दर्पण की क्या होती है, आवश्यकता है। जैसे कि हम 5 सेंटीमीटर के हैं तो अगर हमें देखना होगा तो दर्पण हमें कितने सेंटीमीटर का लेना होगा, 2.5 सेंटीमीटर का।